हाँ जी, तो नमस्कार। तो आज का हमारा है फिज़िक्स सीरीज़ का डे नंबर 3। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे एक फ़िज़िक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पूरी फ़िज़िक्स ख़त्म करेंगे 11th की और 12th की। तो उस सीरीज़ का डे नंबर 3 है और डे नंबर 3 में हमारा अभी चल रहा है बेसिक मैथ का लेक्चर्स। आज हमारा है बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद नई चीज़ें पढ़ेंगे और जैसा कि पिछले लेक्चर में लॉग का कॉन्सेप्ट पढ़ा के छोड़ दिया था, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसको थोड़ा रिवाइज़ करेंगे और उसके कम से कम 8-10 क्वेश्चन अच्छे खासे लगाएंगे, जिससे कि उससे माइंड में ये रहे कि हाँ जी इसका क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। ठीक है। तो कल की डेट में सबसे पहले तो हमने पढ़ा था एंगल के बारे में। अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले तो एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। उसके बाद थीटा की बात करी थी कि ये इसकी यूनिट होती है SI यूनिट रेडियंस, और इसकी डिग्री जो यूनिट है वो है प्रैक्टिकल यूनिट। उसके बाद हमने क्या करा था, हमने कहा था जो थीटा है यानी एंगल, ये कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। सेकेंड चीज़ हम लोगों ने जो पढ़ी थी साइन थीटा कॉस थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटीज़। इसमें क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा था कि ये जितने भी हैं साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा, ये सारे यूनिटलेस होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। इनकी ना ही कोई डायमेंशन होती है ना ही कोई यूनिट होती है। और ये क्वेश्चन था एक नीट 2022 का, आप चेक कर लेना। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी थी एक साइन थीटा कॉस थीटा की सारी डिग्री वाली टेबल पढ़ी थी, जिसमें थीटा को हमने 0 रख के साइन की वैल्यू निकाली थी, कॉस की वैल्यू निकाली थी, जो पूरी हमने टेबल पढ़ी थी। उसके बाद हमने 2 इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था। 2 हमने इम्पॉर्टेंट टेबल के बारे में एंगल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक था 37 डिग्री। तो 37 डिग्री यानी छोटे एंगल, इसके सामने छोटी साइड आएगी, यहाँ पे बड़ी और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा हम लोगों ने निकाला था। सेकंड चीज़ थी ये वाली, जिसके अंदर हमारे पास एंगल था 53 डिग्री। 53 डिग्री यानी ये बड़ा एंगल है, तो यहाँ पे बड़ी साइड आ जाएगी, यहाँ पे छोटी और यहाँ पे 5। इस तरीके से हम लोगों ने टेन थीटा निकाला था। यहाँ पे टेन 53, टेन 37, साइन 37, कॉस 37, कॉस 53, साइन 53, ये सब निकाले थे। तो ये सब तो पढ़ा चुके हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था लॉग का कंसेप्ट। लॉग के कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज करवाते हैं। लॉग के कंसेप्ट में हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि सबसे पहले तो लॉग 2 टाइप का होता है। एक होता है बेस 10 वाला, एक होता है बेस 10, यानी कि ऐसे कुछ लिखा होगा बेस 10। यहाँ मान लो लॉग ए ऑन द बेस 10 है। वहीं अगर एक लिखा हुआ है लॉग ए ऑन द बेस ई, इस वाले को कभी कभार हम लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं ln करके। यहाँ पे अगर हम ln लिख देते हैं तो हमको ई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ln का मतलब होता है बेसिकली नेचुरल लॉग। इसको हम, एक नाम होता है इसका नेचुरल लॉग, इसको हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं। और ये जो बेस 10 वाले हैं ये कॉमन लॉग्स हैं, जिसमें कोई सा भी बेस लगा सकते हैं। बेसिकली हमको ये 2 के ज़्यादा सवाल आते हैं, हर जगह इन 2 का ज़्यादा पूछने का रहता है। हर मतलब मान लो किसी क्वेश्चन में अगर लॉग का कंसेप्ट लगेगा तो इन 2 की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर कोई लॉग बेस 3 में है
मतलब log a है ऑन द बेस e। अगर हम इसको मान लो log 5 है ऑन द बेस e, हमें इसे log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा log बेस 10 बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, कुछ इसकी आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, वो उसके बारे में बताता हूँ। और हमने क्या पढ़ा था, इसके log बेस 10 वाले 2 से लेकर 10 तक के हमने इसकी वैल्यू याद करी थी। ठीक है, log 2 ऑन द बेस 10 जिसको हमने 0.3 कहा था, log 3 ऑन द बेस 10 जिसको हमने 0.5 कह दिया था, log 4 ऑन द बेस 10। log 4 ऑन द बेस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 0.3। इसको निकालने का एक तरीका और होता है, वो मैं समझाता हूँ। फोर को हम तोड़ के 2 × 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कैसे हो जाएगा। इस तरीके से आइडेंटिटी लग जाएगी और इसका बेसिकली आंसर आ जाएगा 0.3 प्लस में 0.3 आ गया 0.6। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास इसका 0.8 आया था, log 7 ऑन द बेस 10, log 8 ऑन द बेस 10, log 9 ऑन द बेस 10, log 10 ऑन द बेस 10। ठीक है जी। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये वाला करा है, इस वाले को भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं। 3 × 3 हो जाएगा, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.5। ये बेसिकली हमने अप्रॉक्स वैल्यू ली है, अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाली जाए तो कुछ आती है 0.477 करके, कुछ आती है 0.477 करके। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूं तो अगर आप अप्रॉक्स की वैल्यू की बात करेंगे तो आप ये वाली लगा सकते हैं। बाकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू की अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक तो पूछा नहीं गया है, फ़िलहाल अभी आपका इससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रिवीजन। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जो कि इसके क्वेश्चंस पे हमारा काम कमांड बैठानी है हमें। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। अगर इसको आप कभी नेट पे डाल के देखोगे कि इसका सॉल्यूशन देखना है, तो वहाँ पे वो ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लो अगर आपको बोर्ड में लिखना हो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर तो कैसे लिखोगे, बाय टेकिंग एंटी लॉग, ऐसे लिखोगे बाय टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग ले रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, बताया था मैंने, बेस तो बेस ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर -4 इधर आ जाएगा, x ही हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ये ऊपर माइनस में तो नीचे प्लस में हो जाएगा। बढ़ा लो, 2 की पावर 4 कितनी हो जाती है 32।
आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो पॉज करके देखो। इसमें एक आइडेंटिटी भी लग रही है और एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, ठीक है। तो पहले ये करके देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें सबसे पहले तो 2 जो है ना, 2 इसकी पावर है, लॉग की पावर है, तो हम इसको बाहर डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 log x ऑन द बेस 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करो, बाय टेकिंग एंटी लॉग, बाय टेकिंग एंटी लॉग क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 से ये 2 कट गया, यहाँ 2 बचा, और ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन करे हैं, जिनको समझने की कोशिश करो लॉग के कॉन्सेप्ट में, लॉग के कॉन्सेप्ट पे बेस कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये आ सकता है जैसे x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे मान लो, अगर मान लो बेसिकली लॉग का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर आएगा 12th में, उसमें ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। अक्सर कर लोग वहाँ पे भूल जाते हैं, समझ में उनके आता नहीं है, इसलिए अगर ये बात पढ़ लोगे तो आसानी से समझ में आएगा। सेकंड चीज़, जो हमारा फिज़िक्स का पोर्शन है, फिज़िक्स के पोर्शन में लगभग हर चैप्टर में एक ना एक क्वेश्चन फंस जाता है इसमें, ठीक है। और बाकी लास्ट के वेव वगैरह वाले टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल अभी इस पे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है जो कि आ रहा है log x ऑन द बेस 2 इक्वल टू -4, तो इसको हम करने के लिए क्या करना चाह रहे हैं, हमें बेसिकली इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इसका एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लेना मैंने नहीं सिखाया है, क्यों, क्योंकि मैंने एंटी लॉग वाला कंसेप्ट समझाना अच्छा नहीं समझा। हम लोग पहले पावर के कंसेप्ट पे गए थे, पावर के कंसेप्ट से बैक आए थे। इनका कुछ नहीं है, लॉग में दे रखा है, लॉग को पावर में कन्वर्ट कर दो, उसको इन्होंने एंटी लॉग कहा। अगर आपको बोर्ड्स में वगैरह लिखना हो तो आप तो यही लिखो, बाकी नीट और जेई में ऐसा हमें कोई एंटी लॉग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि एंटी लॉग नाम की चीज़ होती है, वो होती क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये बेस है और ये इसकी रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट इधर आ जाएगा और एक्स उधर चला जाएगा। 2 की पावर -4 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1/2 की पावर 4 और 1/32 आंसर आ गया। ऐसा ही इधर है log एक्स स्क्वायर ऑन द बेस 3, यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी लगाई है, जो कि बाहर 2 होता है वो अंदर आ जाता है जो अंदर 2 होता है वो बाहर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर यहाँ पे होगा तो। अगर ये 3 का स्क्वायर होता, अगर ये 3 का स्क्वायर होता तो ये 1/, में आता, ठीक है। आंसर निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 9 हो गई। अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको सबसे पहले तो आप पॉज करके नोट कर लेना और खुद से ट्राई करके देखना, फिर आना इधर। सबसे पहला तो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा।
ये कुछ 4 क्वेश्चन है, पहले इसको करके देखते हैं, इनको करना आ गया तो बाकी सारे तो हो ही जाएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले पॉज करो, इनको पहले नोट करो, उसके बाद 5 मिनट लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आना लेक्चर पे वापस, ठीक है। तो आपने पॉज करके इसको नोट भी कर लिया होगा, सॉल्व भी करके देख लिया होगा। अब मैं आंसर निकालता हूँ और सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर आंसर मैच हो जाए तो कमेंट में बताना, या फिर आगे के और क्वेश्चन जो हैं वो भी ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने ये पहला वाला ले लिया, क्या है, log 64 ऑन द बेस 32। अगर हम थोड़ी सी बात देखें तो 64 जो है इसको हम थोड़ा सा तोड़ नहीं सकते, किसी की पावर में नहीं लिख सकते, 2 की पावर में हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, log 64 को अगर हम 2 की पावर में तोड़ेंगे तो चलो दिखा देता हूँ। 4 4 60 16 32, ठीक है। 32 तक तो यहाँ टूटा, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है। ये बात समझ में आई। सेकंड थिंग क्या कर रहे हैं हम, अब हम इसको खोलेंगे आगे। अब 5 जो है इसकी पावर है तो वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और इसकी पावर है 6 तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, हो जाएगा log 2 ऑन द बेस 2। हमेशा याद रखना हर log के बेस में, log का बेस और ये log अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये हमेशा, जैसे 2 ऑन द 2 है ये 1 आ जाएगा, log 4 ऑन द 4 है तो ये भी 1 आ जाएगा, log 5 ऑन द 5 है तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। ये एक लिख लेना अगर कंक्लूजन में लिखना चाहो तो, ठीक है। 6/5 इसका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये वाला तो समझ में आ गया होगा। अब अगला वाला उठाते हैं। तो जल्दी से लिखते हैं log, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 5 बाहर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, log कितना हो गया ये 2 ऑन द बेस 2, ये भी 1, आंसर आ गया 5/3, ठीक है। ये वाला समझ में आया, इसको नोट कर लेना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्या है, log 4 इंटू 10 टू द पावर -4 ऑन द बेस 4। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन वाला खेल में सबसे पहले मैंने बताया था इनको तोड़ के प्लस में लिख लो, तो लिख लेते हैं log, ये हो गया, प्लस में log पावर, ठीक है, इतना हो गया। तो ये चीज़ तो 1 हो जाएगी, ये बात तो समझ में आ रही होगी, तो जी 1 लिख देते हैं। प्लस में इसको वैसे सॉल्व करें, इसका जो -4 है वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। log 10 ऑन द बेस 4। अब एक बात सोच रहे हो इसकी वैल्यू कैसे निकालें। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरी बात मानो तो इसको क्या करा जाए, सोच के बताओ इसका क्या करा जाए। हम इस वाले को 2 इंटू में 5 लिख सकते हैं,
एक सेकंड रुकना है इसमें। इस क्वेश्चन में लगा लो भैया स्टार। इसको भी ढंग से समझाऊंगा, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। लॉग बेस में 10 है और 200 है, और यहाँ पे बेस में 10 है, ये 2 है। अगर बेस 10 है और ये माइनस में है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन वो डिवाइड में नहीं लिख सकते? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। लॉग बेस 10 200/2, ये लिख लिया। बेस 10 ये हो जाएगा 100। ठीक है, 100 का क्या कह सकते हैं? 10 का ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो लॉग बेस 10 और 10 का स्क्वायर। 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, 2 log 10 ऑन द बेस 10, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। ये वाला तो समझ में आ गया। अब इस वाले पे आते हैं ज़रा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वो ये है कि यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे ये 10 आएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक है, ये कर लेना, क्योंकि इससे फिर इसका आंसर बन नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा तगड़ी कैलकुलेशन लग जाएगी जो कि आपको नीड नहीं होगी। ठीक है, तो आ जाओ। लॉग बेस 10 4 प्लस में आ जाएगा लॉग 10 ऑन द। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, या फिर बेसिकली 4 की वैल्यू याद कर लो। 4 की वैल्यू कितनी थी? 0.6 थी। ठीक है, इसके बाद इसकी क्या बात करें? इसमें -4 बाहर आ जाएगा, -4 बाहर ले लेंगे। लॉग 10 ऑन द बेस 10, 0.6 माइनस में 4, आंसर आ जाएगा माइनस का 3.4। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी क्योंकि लिखना गलत हो गया था, क्योंकि 4 बेस अगर हम 4 डाल देते हैं तो उससे कोई वैल्यू नहीं बन रही है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी। उतनी गंदी कैलकुलेशन की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, 4 सवाल तो मैंने करवा दिए, 4 ये और 2 पहले। इसके बाद आ जाते हैं थोड़े छोटे छोटे सवालों पे, जो कि बीच बीच के कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है, इसमें बीच की हल्की सी कैलकुलेशन लगा दी लॉग की, तो अपना काम हो गया। इस टाइप के 2-4 सवाल कर लेते हैं। जैसे आ जाए log 16 ऑन द बेस 4। कहने को अभी इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसकी क्या बात है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं। जैसे इसका क्या करेंगे? log 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 × 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 बाहर आ गया, log 4 क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2 आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, log ले लेते हैं 27 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं। log 3 का क्यूब हो गया ना ये, और 3 तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे 1/3 हो गया, और log 3 ऑन द 3 ये 1 हो गया, तो 1/3 इसका क्या आ गया? इसका आ गया 1/3 आंसर। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे log ये देखो, अब हमने इसकी वैल्यू तो याद कर ली थी। अब मैं सोच रहा हूँ इसकी वैल्यू ना सॉल्व कैसे करी जाए, वो सोचते हैं। अभी हमें बेसिकली हमने कितनी बात करी थी?
लॉग बेस 10 में 2 की बात करी थी, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की। इसकी तो याद करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, 10 ऑन द बेस 10 1 ही आएगा आंसर। इसकी हमने याद कर ली 0.3 आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक याद करनी होती है 0.47, या इसको हम 5 भी कह सकते हैं, 0.5, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू तो ये हो गई। इसको याद करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आइडेंटिटी लगा के, लॉग का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 का हमने याद करने की ज़रूरत होती है, बट अभी हम ऐसे देखते हैं। अभी सोचो 5 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, सोचो। लॉग 5 की वैल्यू हमने क्या लिखवाई थी, 0.7 कुछ लिखवाई थी हम लोगों ने। इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम आइडेंटिटी याद करते हैं, उससे हमारे दिमाग में आएगा। एक तो ये था x इंटू वाई, एक ये था x बटे वाई, एक क्या था, अगर कोई इसकी वैल्यू हो बाहर m, तो ये बटे में आ जाती है। एक ये था इसकी कोई पावर हो तो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। पांचवा क्या था, उल्टा पुल्टा, a बटे b इज इक्वल टू 1 में log a बाय। इस तरीके से भी ना चीज़ों को रिकॉल करने के तरीके अच्छे होते हैं। हाँ, तो हम इस वाले क्वेश्चन पे थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो इसको तुम खुद करके देखो, जब तक मैं एक और सवाल कर इस वाले को सॉल्व करवा दे रहा हूँ। इस वाले की अगर हम बात करें, log 6 ऑन द बेस 10, तो बेसिकली हम इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। पहले हल्का वाला करेंगे फिर मुश्किल वाला। log 2 इंटू 3 लिखा, ये 2 हो गया, प्लस में log ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.47, कितना आ गया, 3 4 7, 0.77, जिसको हम अप्रॉक्स में 0.8 भी लिख सकते हैं। नीचे लिख दे रहा हूँ, अप्रॉक्स में 0.8, ठीक है जी, इतना हो गया होगा। तो इसको आप सबसे पहले क्या करो, आज की डेट में ना होमवर्क लो ये, ठीक है। जो मैंने कल होमवर्क दिए थे, अभी थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद अभी सारे होमवर्क समझाऊंगा। नया टॉपिक पहले स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तो पहले तो इसको एक होमवर्क लिख लो, log 5 ऑन द बेस 10। 0.7 इसकी वैल्यू होती है, बट निकाल के देखेंगे आएगी कैसे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है ग्राफ्स का। ग्राफ्स के टॉपिक में क्या है, हमारे पास कुछ ग्राफ हमको पढ़ने होते हैं, जैसे कि होता है, एक तो होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। एक हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक होता है पैराबोला। पैराबोला के बाद हम एक सर्कुलर ग्राफ भी पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ,
एक और ग्राफ होता है जिसको हम इलिप्स कहते हैं, इक्लिप्स। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ग्रेविटेशन में यूज़ होता है। ग्रेविटेशन में कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे ये वाला ग्राफ यूज़ होता है। बाकी स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राफ है ये फिज़िक्स के लगभग हर चैप्टर में यूज़ होता है। हाइपरबोला भी और पैराबोला भी, ये सारे के सारे चैप्टर में लगभग यूज़ होते हैं। सर्कुलर ग्राफ का थोड़ा कम यूज़ है लेकिन आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का भी आगे यूज़ होगा, 12th वगैरह में यूज़ होगा ये, और 11th के लास्ट वाले जो टॉपिक हैं उनमें। इक्लिप्स का वाला ग्रेविटेशन में यूज़ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग क्वेश्चन बन जाता है इससे हर साल एक। ठीक है, तो सबसे पहले ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ को लेते हैं और इसके बारे में ना थोड़ी सी बात समझते हैं। अच्छा, तो आज तक जो हमने ग्राफ के बारे में बात समझी है, क्या समझा है कि भाई हम ऐसे एक डंडा ऐसे खींच देते हैं, एक डंडा ऐसे खींच देते हैं, हाँ जी ये बन गई हमारी, हमने इसको कभी कभार हम एक्स ले लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी ऐसे ऐसे करके बना देते हैं कि हाँ जी ये तो ग्राफ हो गया। क्या ये ग्राफ है? हाँ जी ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। कैसे कहते हैं ग्राफ को? एक तो हमने ये वाली एक्सिस ले ली, एक हमने वाई एक्सिस ले ली और बीच में कुछ भी सा बना दिया, हमने कह दिया जी ग्राफ है। अभी तक हम ये समझते हुए आए हैं। 2D और 3D व्यू, जैसे मानो ये 3 एक्सिस हैं। रुक जाओ, ये कैसे ले लेते हैं, समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। ये ना 3 एक्सिस है, ठीक है। एक तो मान लो ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस, सॉरी ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस, ये वाली हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी जेड एक्सिस जो कि आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, आ रहा दिख रहा है? बढ़िया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इससे क्या पता चलता है हमें? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन हमें पता चल सकती है। तीनों एक्सिस में कभी आपको समझ आओ ना, अपने किसी भी कमरे का ना कोई कोना देखो, वहाँ पे ऐसे ही कोई पॉइंट बन रहा होगा, है? ठीक है, तो बेसिकली हमें ग्राफ के बारे में ये चीज़ समझ में आती है। और बाकी हम ग्राफ को पढ़ते क्यों हैं? इसका कोई फ़ायदा होता है क्या? कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ से ना हमें ना चीज़ें ना बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। जैसे कि कभी कभार हम क्रिकेट मैचेस जो देखते हैं, क्रिकेट मैचेस में ग्राफ जब भी वो दिखाते हैं ना तो हमें एक बार में समझ में आ जाता है कि हाँ जी कैसा मैच चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बेकार चल रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ी है या गिरी है, दिखता नहीं है। अगर मान लो इसी में मैं यहाँ पे लिख दूँ रन और यहाँ लिख दूँ ओवर, रन और ओवर लिख दूँ, क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है कि बहुत बढ़िया तरीके से मैच चल रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है, पहले से परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। जो पहले ओवर में खेलता उससे कहीं ज़्यादा अब आखिरी वाले ओवर में हो रहा है। और अगर मैं यहीं एक और ग्राफ बनाऊं, वो भी रन ओवर का, कुछ ऐसा, मान लो मैंने ये वाला ग्राफ बना दिया रन और ओवर का, इसमें क्या बताना है? इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यार पहले तो परफॉर्मेंस बढ़ी, फिर एकदम से कांस्टेंट हो गई, फिर परफॉर्मेंस बढ़ नहीं रही है, जितने लगभग रन बन रहे थे उतने ही रहे, रन नहीं बढ़े, ओवर चलते गए, यानी मेडन ओवर हो गया ये। मेडन ओवर समझते हो ना, जिस ओवर में कोई भी रन ना आए तो उसको मेडन ओवर कहते हैं, मेडन ओवर हो गया ये। उसके बाद क्या हुआ? परफॉर्मेंस घटने लग गई, उसके बाद क्या हुआ? एकदम से परफॉर्मेंस बढ़ी है। तो इसको रन रेट कर लो, तो ये बात समझ में आई। तो ग्राफ का क्या खेल है? ग्राफ का क्या खेल है? वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, हमारी ऑब्जर्वेशन को, जो हमको घंटों भर लग जाए ऑब्जर्वेशन समझने में, उसको सेकंडों में हमें उस सेकंड्स के अंदर हमको समझा देता है ग्राफ कि हाँ जी क्या समझाना चाह रहा है। पूरे मान लो कोई मैं इतना बड़ा डाटा लिख दूँ उसमें पूरे में,
उस डाटे को ना एक जरा सा ग्राफ ना 1 सेकंड में समझा देगा, ओवरऑल व्यू दे देगा। क्या देता है? ओवरऑल व्यू देता है। हम लोग लिख सकते हैं ग्राफ गिव्स अस एन ओवरऑल व्यू ऑफ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस मैंने इसलिए लिखा है, किसी भी चीज़ को लिख सकते हो। कई बार बिजनेस वगैरह में लिखा होता है। ट्रेडिंग वाले आजकल जो ऐप चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग के ऐप चल रहे हैं। ट्रेडिंग के ऐप में क्या होता है, वो ग्राफ से दिखते हैं ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो लोग कहते हैं हाँ जी इस शेयर मार्केट में इस वाले शेयर के रेट बढ़ रहे हैं। ग्राफ नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है। होता क्या है, जब तक आप पैसा नहीं लगाते हो तब तक ग्राफ ऐसा दिखता है बढ़िया सा। जब तक आप पैसा नहीं लगाते हो अपना, तब तक ग्राफ कैसा दिखता है? बढ़िया सा, ऐसे ऊपर जा रहा है भाई, बिल्कुल ही ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ही ऊपर जा रहा है, हैं? जैसे ही आपने पैसा लगाया, ये वहाँ से हो जाते हैं लाल और ये गिरने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, फिर हल्का सा उठेगा, फिर हल्का सा गिरेगा। इस टाइप का ग्राफ नहीं होता। और ये एक और लाइन चल रही होती है कि नहीं? ट्रेड मार्केट में भी अपनी ट्रेड मार्केट में कितना सारा होता है, मतलब कितना सारा डाटा होता है, उसको समझने अगर बैठ गए तो इतनी देर में तो ट्रेड जो कि समझ में आएगा उतनी देर में तो खेल हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए वहाँ पे भी ग्राफ का बहुत बढ़िया यूज़ होता है। जैसे लिख सकते हो कि अपने अगर एग्जांपल में लिखना हो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं तो लिख सकते हो। एक तो ट्रेड मार्केट में कोई सा भी ऐप ले लो, बहुत सारे ऐप आते हैं, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, ठीक है, बहुत सारे ऐप आते हैं ट्रेड मार्केट के, शेयर मार्केट वगैरह के। और उसके बाद क्रिकेट मैचेस में वगैरह वगैरह सब में यूज़ होता है। अब आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, कैसा होता है, क्या नहीं होता। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब है? जैसा कि इसके ग्राफ का नाम है स्ट्रेट लाइन, ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। कैसी कैसी लाइन बन सकती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसको y ले लो, इसको x ले लो। एक तो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, सॉरी ये तो लिख दिया, ऐसी हो सकती है, और कैसी हो सकती है? कुछ ऐसे ले लो, ठीक है। बेसिकली इतने ही होते हैं, 3 टाइप के होते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसको तो हम कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट टाइप। इसको हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग टाइप, इसको हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग टाइप, और ये तो इस डिक्रीजिंग का ये इंक्रीजिंग का ये हो गया कुछ। अब बेसिकली बात करते हैं इसके बारे में आगे। तो सबसे पहले ना, जब भी हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ या कोई सा भी ग्राफ समझना होता है तो एक टॉपिक आता है स्लोप का। सबसे पहले हमको समझनी होती है स्लोप। अभी स्लोप से इन चारों ग्राफ को कनेक्ट करूँगा जो कि समझ में आएंगे। स्लोप बेसिकली क्या है? क्या स्लोप कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं। क्या स्लोप कोई टॉपिक है? नहीं, कोई टॉपिक नहीं है। अभी हमने tan थीटा पढ़ा था, tan थीटा को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो कहते थे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही है और कुछ है ही नहीं। कैसे? जैसे देखो, ये मैंने बनाया एक ग्राफ, मान लो कुछ इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है ये। अगर मैं इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर एक खींचूँ तो ये वाली तो हो गई x की वैल्यू, जो भी इसमें x में बढ़ी है।
ये वाली हो गई इसकी y की वैल्यू। तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको थीटा ले लूँ, इसको अगर मैं थीटा ले लूँ, ये कितना उठा हुआ है यहाँ से, तो टेन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा y/x। ठीक है, जो टेन थीटा आया ना, इसी को हम कह देते हैं स्लोप। बेसिकली कुछ नहीं है, टेन थीटा का एक नाम दे दिया स्लोप, उसी को हम कॉन्सेप्ट कह देते हैं। बस ये क्या है, ग्राफ के अंदर ना स्लोप वर्ड का यूज़ करते हैं हमेशा। इसको हम m से डिनोट करते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ या फिर कोई भी ग्राफ में अगर हम स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप को सबसे पहले तो हम m से डिनोट करते हैं। और स्लोप का बेसिकली मीनिंग है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हम कह सकते हैं टेन थीटा का इसमें स्लोप के अंदर हम लिख सकते हैं चेंज इन y बटे चेंज इन x। y में कितना चेंज हुआ बटे x में कितना चेंज हुआ। यहाँ पे अगर y के चेंज की बात करें तो देखो, सबसे पहले इनिशियल तो 0 ही था, 0 से y तक ऊपर तक, यहाँ पे मान लो कुछ आ रहा है ना, ये यहाँ तक आ रहा है, तो ये y वाली वैल्यू बढ़ी है, मान लो 10 बढ़ी, मान लो ये जो बढ़ी है ना, ये 10 तक बढ़ी है। इनिशियल 0 था, 10 तक बढ़ी है तो 10 आ गया। और ऐसे ही ये x की वैल्यू इनिशियल 0 थी, मान लो 5 है, ये 5 तक बढ़ी है, मान लो ये 5 और ये 10 है। तो बताओ स्लोप कितनी होगी। स्लोप की वैल्यू चेंज इन y, चेंज इन y में आ रहा है 10 माइनस 0 फाइनल में इनिशियल, और x में कितना चेंज हुआ, 5 बटे 0। बेसिकली स्लोप आ गई 2। क्या आ गई, स्लोप 2 आ गई। तो ये बात कुछ समझ में आई स्लोप के बारे में। तो स्लोप के बारे में अगर हम एक सिंपल सा एक ही लाइन में सारा फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला पूरे एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हैं, देखो स्लोप, जिसको हम m बोलते हैं, इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन y, चेंज इन y बटे चेंज इन x, ठीक है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले तो नोट कर लो, 5 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ये नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद 2 ग्राफ बनाऊंगा, 2 ग्राफ में स्लोप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ही ग्राफ हो गया। जैसा कि दिख रहा होगा, ये 0 से तो स्टार्ट हुआ नहीं है। ठीक है, मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, मान लो ये 2 है, ये 5 है, ये है तुम्हारी, इसको भी 2 ही ले लेते हैं, ये 5 है। ठीक है, ये तो 0 ही है, ये 5 हो गई, इसको भी मैंने ले लिया 5। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं हम स्लोप। सो स्लोप के लिए था y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बेसिकली क्या हो गया, चेंज इन y। देखो इनिशियल में y की वैल्यू 2 है, फाइनल में 5, तो 5 माइनस 2 लिखा बटे x2 माइनस x1 करते हैं, फाइनल में 5 है माइनस 2, बेसिकली 1 आ जाएगा आंसर। यहाँ देखते हैं स्लोप, वही y2 माइनस y1 पर 5 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा।
अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इस वाले और इस वाले ग्राफ की स्लोप में कोई भी चेंज क्यों नहीं है। इसकी स्लोप भी 1 आई है और इसकी स्लोप भी 1 आई है कि नहीं। 2 सेकंड सोच के देखो इसकी स्लोप 1 क्यों आई है। सबसे पहले तो फॉर्मूला चेक करो, y2 ये रहा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 3 बटे 5 माइनस 2 3, आंसर आ गया 1। इधर क्या है, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5, ठीक है, इसकी आंसर भी 1 आ गया। तो बेसिकली पता है जो मेन पॉइंट जा रहा है ना यहाँ पे, चेंज इन y बटे चेंज इन x का जो रेशियो होता है उसको हम स्लोप कहते हैं। अगर हम चेक करें कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप अगर बराबर है तो हमारे पास 5 टर्म्स आते हैं। देखो कहाँ गया ये, यहाँ पे हमने एक थीटा लिया है, इस वाली वैल्यू को हमने कह दिया डेल्टा वाई, इस वाली को हमने कह दिया डेल्टा एक्स। यहाँ पे हमने थीटा ले लिया, इस वाली को बोल दिया हमने डेल्टा वाई, इस वाली को बोल दिया हमने डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाला तो हमारे पास आ गया 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है ये बात चेक कर सकते हो। स्लोप की वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, tan थीटा की वैल्यू 1 होती है कब, जब tan थीटा या जब थीटा 45 हो, यानी tan 45, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। तो अब देखो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और इधर भी इसी वजह से स्लोप बराबर आई है। क्यों, थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो कितना उठा हुआ है, और स्लोप की वैल्यू का भी यही मतलब होता है कि कितनी उठी हुई है। कभी इसका मतलब ये नहीं होता, अगर हम फिज़िकल मीनिंग लगाएं अपने माइंड में अगर दिमाग में सोचें तो बेसिकली स्लोप का मतलब क्या है, कितना उठी हुई रेखा है, यानी ये जो लाइन है ना, ये लाइन कितनी उठी हुई है, एक्स से कितनी लाइन उठी हुई है कि नहीं। ये दोनों लाइन बराबर उठी हुई है। कहने को ये दोनों ग्राफ अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों ग्राफ अलग अलग दिख रहे हैं, कोई यहाँ से शुरू हो रहा है, कोई यहाँ से शुरू हो रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए ये ग्राफ सेम ही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ तो ग्राफ तो सेम ही है। इस बात से 2 चीज़ समझ में आई, एक तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये कितना उठा हुआ है, दूसरी चीज़ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हर पॉइंट पे स्लोप बराबर होती है। स्लोप क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। लिख सकते हैं हम, हमेशा कांस्टेंट होगी स्लोप, हर पॉइंट पे स्लोप बराबर होगी। ऐसी इस पॉइंट पे भी स्लोप बराबर है, इस पॉइंट पे भी स्लोप बराबर होगी, 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 इस पॉइंट पे भी स्लोप बराबर होगी। अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो मैं लिख सकता हूँ स्लोप एट ए बराबर होगी स्लोप एट बी पे, स्लोप एट सी पे, स्लोप एट डी पे, स्लोप एट ई पे और स्लोप एट एफ पे। ठीक है, तो यहाँ से 2 चीज़ें समझ में आई। सबसे पहली तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हर पॉइंट पे स्लोप बराबर होती है। सेकंड थिंग, स्लोप का मतलब क्या होता है, वो कितनी उठी हुई है, जो लाइन है वो कितनी उठी हुई है, ग्राफ जो है बेसिकली कितना उठा हुआ है। 2 चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके बाद थोड़े से एक चीज़ और समझा दूँ।
अब देखो यहाँ पे अगर मैं थीटा देखना चाहूँ तो थीटा कितना आएगा, थीटा कभी भी अगर 90 से कम है, थीटा कितना है, अगर थीटा 90 से कम है और यहाँ पे क्या हो गया, थीटा ग्रेटर देन हो जाएगा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 से कम है तो यहाँ पे हम सीधा सीधा देख के कह सकते हैं स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ पे देख के हम कह सकते हैं स्लोप हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कभी भी अगर लाइन ऐसे आए, ऐसे लाइन आ जाए जिसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम बन रहा हो तो उसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव स्लोप है, और अगर 90 से ज़्यादा बन रहा है तो हमने उसको कह दिया नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, और अगर मान लो 90 बन गई, ये लो 90 बन गई, तो 90 बन गई अगर, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती थी, tan 90 की वैल्यू कितनी होती थी, इनफाइनाइट, ये जिसको हमने कह दिया था नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी इसकी स्लोप कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, इनफाइनाइट स्लोप होगी। इसकी स्लोप का हम कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कितनी ज़्यादा स्लोप होगी, क्योंकि अगर मान लो यही जो थीटा है ये 45 डिग्री हो जाए, अगर मान लो जो थीटा है ना, थीटा हो जाए 45 डिग्री, थीटा अगर 45 डिग्री हो गया तो स्लोप कितनी हो गई, 1 + 1। अगर मान लो थीटा कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया, तो 135 डिग्री हो जाएगा तो स्लोप कितनी हो जाएगी, -1। यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अगर थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री में यानी tan 45 की वैल्यू होती है 1, जैसा कि मैंने ये दिखा दिया, 90 से कम हुआ तो एग्जाम्पल दे के समझाया, इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख लो। और अगर थीटा 90 प्लस जा रहा है, 90 से ज़्यादा जा रहा है तो कितना हो गया, 135 डिग्री लिया है, tan 135 डिग्री की वैल्यू हो जाती है -1। ठीक है, इस तरीके से ये दो चीज़ें तो और आपको समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का ना एक रेंज बनाते हैं, सारे इसमें बहुत सारे। तो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की ना एक इक्वेशन होती है, y = mx प्लस में c। ठीक है, ये एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की, जिसमें m क्या है, m स्लोप है, c क्या है, c है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, जैसे स्लोप तो हमने समझा दी, y इंटरसेप्ट का ये मतलब होता है कहाँ पे कट रही है। जैसे मान लो ये स्लोप है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये यहाँ पे कट रही है, तो यहाँ की जो भी वैल्यू आएगी ना इतनी, इसको हम कह देंगे c, यानी कि y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो थोड़े से ना ग्राफ बना लेते हैं। अगर मान लो हमसे कोई कहे कि एक ग्राफ बनाओ जिसका, इसका ग्राफ बनाओ, y = 5 है, y = 5 है, इसका कोई हमें ग्राफ बनाना है, तो क्या ग्राफ बन सकता है इसका, कभी y = 5 बनाना तो x के x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। अब y = 5 का क्या मतलब है, जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पे 5 आए, हर पॉइंट पे 5 हो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, हर पॉइंट पे 5 है वैल्यू। तो ये हो गया y = 5 का ग्राफ। अगर मैं कह दूँ x = 5 का ग्राफ बनाऊँ, x = 5 का ग्राफ कैसा बनेगा, x = 5 का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ऐसे, जहाँ पे x की वैल्यू हमेशा 5 हो, y की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है बट x की वैल्यू कितनी हमेशा 5 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है,
ठीक है, तो ये दो ग्राफ समझ में आए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो स्लोप वाले दो ग्राफ समझाए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का समझ में आ गए। ये दो ग्राफ समझाए थे पॉजिटिव, ये वाले पैरेलल वाले, तो ये पैरेलल वाले भी समझ में आ गए। दूसरी चीज़, ठीक है, स्लोप वाले दो ग्राफ समझ में आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप। हाँ जी, यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप। हाँ जी, आ गई समझ में। सेकंड थिंग हमने कह दिया y=5 और x=5 के भी समझ में आ गए। तीसरी चीज़ मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हर पॉइंट पे स्लोप बराबर होती है, हर पॉइंट पे स्लोप बराबर होती है, वो भी आ गया। अब आती है चौथी थी, ठीक है, मान लो 3 लाइनें जा रही हैं, ये, ठीक है। एक लाइन को मैंने दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, ये वाई है और ये एक्स। तो ध्यान से देखो, ये लाइन और ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। कैसी हैं? मैं कह सकता हूँ पैरेलल लाइन्स हैं। कैसी हैं? पैरेलल लाइन्स हैं, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है और बराबर है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन्स हो गई। हमेशा पैरेलल लाइन्स की स्लोप बराबर होती है, ऐसा नहीं कह सकते हम इसकी स्लोप ज़्यादा होगी, इसकी स्लोप कम, तीनों की स्लोप बराबर होगी। स्लोप एट ए बराबर टू स्लोप एट बी बराबर है स्लोप एट सी पे। ये विजिबल है किधर? यार ये विजिबल नहीं है, इधर लिख देता हूँ, ये विजिबल नहीं ऊपर है। स्लोप एट ए बराबर टू स्लोप एट बी बराबर है स्लोप एट सी पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली कि भाई पैरेलल लाइंस पे भी स्लोप बराबर होती है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम ये समझते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। 4 कॉन्सेप्ट बनते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे। पहले तो स्लोप का कॉन्सेप्ट समझा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप का समझा दिया, पैरेलल वाले लाइंस के स्लोप का वो भी समझा दिया, और हमारे पास हर पॉइंट पे स्लोप बराबर होती है वो भी समझा दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। बेसिकली अगर इसके क्वेश्चन समझ में आ गए ना, जब भी क्वेश्चन हम करेंगे तो थोड़ा सा फील आता है और टॉपिक में मज़ा भी आता है। तो चलो सबसे पहले लेते हैं y=√3x प्लस का 4। तो जब भी अगर मान लो हमको कोई ऐसी इक्वेशन दे दे और हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें स्लोप बतानी है, स्लोप कितनी है, इसके बाद हमको किसमें क्या बताना है, y इंटरसेप्ट यानी c कितना है, तीसरी चीज़ क्या करना है, हमें इस ग्राफ को प्लॉट करके दिखाना है, यानी ग्राफ को बना के दिखाना है थीटा वगैरह के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर दो। क्या है, y=mx प्लस में c। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम देख सकते हैं m की वैल्यू आ गई √3 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अगर m की वैल्यू √3 है तो थीटा कितना आ जाएगा, देख के दिमाग से तुरंत बता सकते हो कितना आ गया, 60 डिग्री। और तीसरी बात स्लोप पॉजिटिव भी है। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट अगर करें, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो सबसे पहले तो y इंटरसेप्ट 4 है और √3 है और 60 डिग्री की स्लोप है, तो कुछ ऐसा आएगा। कुछ ऐसा आएगा जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 60 डिग्री है। इसको मिटा दो और ये वाली वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। और स्लोप हमारे पास आ गई है √3।
तो ये वाला ग्राफ हमने पे सबसे पहले तो इसकी स्लोप, पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हम स्लोप देखेंगे, इंटरसेप्ट देखेंगे, स्लोप के देखने के बाद हम इसका थीटा निकालेंगे, एंगल कितना है, एंगल जहाँ निकाले हमने, ये 3 चीज़ें जो मेन है, 3 चीज़ें जो निकालनी, 3 चीज़ों के बाद हम ग्राफ प्लॉट करना, चुटकियों का खेल है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाती है अगला एक सवाल करते हैं। ठीक है, अब एक हो गया ये वाला सवाल। इस वाले सवाल में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस 4 को इधर लेके जाते हैं, 3x/4 हो गया, इधर भी लेके जाते हैं तो 4/4 हो गया, तो ये तो हो गया 1। तो अब इसको कंपेयर करवाते हैं, y = mx प्लस, तो बचा नहीं, -c से प्लस c से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं m की वैल्यू आ गई 3/4 प्लस में, c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में आ गई 1, m की वैल्यू 3/4 है। याद करो 2 ट्राइंगल बताए थे मैंने, एक तो ये वाला बताया था जिसका एंगल 37 है, जिसमें ये वाली 5, ये वाली 3, ये वाली 4, इसका अगर मैं tan 37 अगर मैं निकाल देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3/4, जो कि आ गया है। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 37 डिग्री आ गया। थीटा अगर 37 डिग्री आ गया है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, अगर थीटा 37 डिग्री हमारे पास आ गया है तो हम इसका बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे। ठीक है, स्लोप को मैंने कह दिया 1। ठीक है, जो सॉरी स्लोप नहीं, y इंटरसेप्ट को हमने कह दिया 1, और हमारे पास स्लोप कितनी आ गई, 37 डिग्री पे। स्लोप है हमारे पास 3/4। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया। सबसे पहले तो इस 4 को इधर भेजा हमने, बेसिकली इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कराना है, कैसे भी टिकड़म लगाओ, कुछ भी दिमाग लगाओ, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन के कंपेयर में ले आओ। जहाँ कंपेयर हमने कर लिया, कंपेयर करने के बाद हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। एक लिख सकते हैं √3x y, √3y = x - 4। ठीक है, अब इस वाले को करके देखते हैं। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, y इधर आ गया, x/√3 माइनस में 4/√3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंपेयर करा है y = mx प्लस c से, तो यहाँ पे m हमारे पास आ गया है प्लस का 1/√3। ये आ गया, तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद हमारे पास c कितना आ गया है, 4 माइनस का 4/√3। ग्राफ प्लॉट कर देंगे बड़े आसानी से। कैसे, सबसे पहले तो पॉजिटिव स्लोप है, तो यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, पिछले वाले ग्राफ की तरह है, बस थीटा इसका 30 डिग्री आएगा, उसका 37 आया था, और यहाँ पे इसका y इंटरसेप्ट आ गया 4/√3। ठीक है, तो ये ग्राफ भी हुआ। इसके बाद एक ग्राफ और होता है ड्रा में दिखाने वाला, उसके बारे में और समझा दूँ। y/4 ले लो, प्लस में x/3 ले लो 1।
एक ये वाला ग्राफ होता है। अब इसको करने के दो तरीके होंगे। पहले एक तरीके से करते हैं, क्या हो जाएगा, वही वाला खेल करते हैं, 4 3 का 12 एलसीएम, फ्री वाई प्लस में 4x इज इक्वल टू 1, 3y प्लस में 4x इज इक्वल टू 12। ठीक है, ठीक है। तो इस इक्वेशन तक हम आ गए। तो इसके बाद कंपेयर कर देंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। जब हमने इसको कंपेयर करा तो हमारे पास स्लोप आ गई है, हमारे पास कितनी, 4/3 प्लस में, और इसके बाद c आ गया हमारे पास -4। याद करो जब स्लोप इतनी आई थी, स्लोप इतनी कब आ सकती है, यानी tan थीटा की वैल्यू इतनी कब हो सकती है, याद करो कब आ गई, 53 डिग्री पे। ठीक है, 53 डिग्री पे ये वाली स्लोप आ जाएगी, और जहाँ ये वाली स्लोप हमने समझी तुरंत हम अपना ग्राफ प्लॉट कर देंगे। कितना आ जाएगा, नेगेटिव स्लोप है, और ये हो जाएगा हमारे पास 53 डिग्री, ये हो गया y, ये हो गया x। ठीक है, बस y इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास -4। ठीक है, अब एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली, एक होती है इसी की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं y बटे ए, ये ऐसे लिख लो, x बटे ए प्लस में y बटे बी इज इक्वल टू 1। x बटे ए y बटे बी इज इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन क्या समझाना चाह रही है, ये वाली इक्वेशन हमको ये समझाना चाह रही है कि जहाँ x की जगह पे, ये तो y है, ये x की जगह पे जहाँ पे लाइन कट रही है वहाँ पर a वाली टर्म आएगी। जैसे x यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे जब भी कटेगा ना, यहाँ पे 3 पे कटेगी लाइन। y पे 4 कह रहे हैं, y पे कितना कह रहे हैं, 4। एक सेकंड, इसको पहले मिटा देते हैं। इसको तुम रहने दो यार, फालतू में कंफ्यूज हो गए। ये वाला समझ लो, मॉड एक्स का हमेशा ये जो डंडे लगाए ना दो, इस डंडों को हम लोग कह देते हैं मॉड। मॉड लगाने का क्या मकसद है, मॉड लगाने का एक छोटा सा मकसद है कि इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कभी भी ना नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव गलती से आ भी गई ना तो ये मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, यानी ये समझ लो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इस ग्राफ को कैसे बनाएं, इस ग्राफ को अगर हम बनाते हैं, देखो दिमाग से सोचो, अगर मान लो y की वैल्यू मैंने 1 रखी, रुको, x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, प्लस का 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1 आ गई। अगर मान लो x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू भी प्लस का 2 आ गई। x की वैल्यू मैंने प्लस का 3 रखी तो y की वैल्यू भी प्लस का 3 आ गई। ठीक है, तो देखो 1 1 2 2 3 3, ऐसे ही 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगी, 5 रखेंगे तो 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया। इसके बाद अगर हम
x की वैल्यू -1 रखते हैं तो भी y की वैल्यू +1 आएगी। अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो भी y की वैल्यू +2 आएगी। इसकी वैल्यू अगर हम -3 रख देंगे तो y की वैल्यू +3 आएगी। इसकी वैल्यू -4 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +4 आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जब हम माइनस में रखते हैं, माइनस में 1 रखा, आ गई प्लस में, यानी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या ग्राफ बन के आया, रुक जाओ यार थोड़ा सा, ठीक है, तो ये ग्राफ बन के आया और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो इसका यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री और ये भी आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है। कभी भी अगर मॉड का खेल आ जाए तो मॉड का खेल का एक तरीका तो ये है, हम भी ऐसे करके देखें। सेकंड थिंग क्या है वो मैं भी समझाता हूँ, पहले तो ये करके देखें। ठीक है, दूसरी थिंग करके क्या है वो भी समझा रहा हूँ। समझ में आ गया ना ये। जब हमने सॉल्व किया तो जब भी हम x की वैल्यू कुछ भी रख दें, चाहे प्लस में रखें चाहे माइनस में रखें, हमेशा y की वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस में ही आएगी। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। अगर ये मॉड हटा दूं, अगर मैं इसको y = x कर दूं तो क्या ये इधर जाएगा? नहीं है, तो ऐसे चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? ये तो ऐसे चला जाएगा, है कि नहीं। अगर ये y = x हो जाए तो ये लाइन ऐसे जाएगी, बट अगर मैंने मॉड x कर दिया तो ऐसे ही चली गई। इसी बात को हम अपने दिमाग में लगाते हैं और इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। कभी भी अगर इसमें मॉड आ जाए, कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में मॉड वाला कंसेप्ट आ गए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मॉड को हटा दो। इसको इस वाले कंसेप्ट में लिख लो, y = x है। समझो हमको ना इसका ग्राफ बनाना है। हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ y = x का। हाँ जी, बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, मॉड के लिए कुछ नहीं करना। यहाँ पे समझ लो एक मिरर है, यहाँ पे समझ लो एक मिरर है। अगर मिरर है तो मिरर की इमेज इधर बनती है, तो ऐसी इसकी इमेज बना दो इधर। ठीक है, हमने इसकी इमेज बना दी इधर। इसको काट दो। अगर ये तब होगा जब y = होगा x, ये तब होगा जब y = होगा mod x। अब इसके लिए एक और करके देखते हैं। ये तो आया समझ में, एक इससे ऊपर लेवल का करके देखते हैं, उसके बाद 100% क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अब इसको कैसे करें, वही वाली बात आ गई, √3x - 4 प्लस कर लो। ठीक है, इसको कैसे करें, मॉड हटा दो। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट कर दो। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, स्लोप आ गई √3, तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, सी इंटरसेप्ट आ गया 4। ठीक है, तो कैसा बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। यहाँ पे ये 4 पे कट गया और इसकी जो स्लोप आ रही है वो आ रही है हमारे पास, मतलब थीटा आ रहा है 60 डिग्री, स्लोप हमारे पास कितनी आ रही है, √3। ये हो गया y, ये हो गया x। बट हमने क्या करना है, हमने इस वाले पॉइंट में क्या करना है, एक
मिरर लगा देना है। जैसे मान लो हमने कोई मिरर लगा दिया हो, जब हम मिरर लगा देंगे तो इसकी वाली लाइन कैसे बनेगी, ऐसे चली जाएगी। ये वाली जो लाइन है यहाँ से ये ऐसे चली जाएगी। तो ये वाला कब होगा, जब हमारे पास ये वाली है, और ये वाला कब होगा, जब हमारे पास ये आ रहा है मॉड में √3x प्लस का 4। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो आज के डेट में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक निपटा लिए हैं, अभी इतनी हड़बड़ी नहीं करते हैं। 5 या 6 लेक्चर में हमारा बेसिक मैथ कवर हो जाएगा। तो अभी इतना समझो, बेसिक मैथ में ग्राफ में स्ट्रेट लाइन तक पढ़ाया है। थोड़ा ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, बाकी किसी में इतना टाइम नहीं लगता है। कल की डेट में सारे ग्राफ ख़त्म हो जाएंगे और थोड़े AP सीरीज़, GP सीरीज़ और थोड़े से वो लॉग की सीरीज़, ये सारी वाली सीरीज़ चल जाएंगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सब हो जाएगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो इतने में ध्यान लगाओ। ठीक है, तो ग्राफ के जितने भी मैंने इक्वेशन करवाई हैं इन सबको नोट कर लो, और अभी तक तो जब तक ये चल रहा है तब तक इसको रिवाइज करते रहो और सॉल्व भी करते रहो जितना टाइम मिले उतना। ठीक है, बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें स्टार लगा लो। ठीक है, अच्छा सवाल है, हमेशा फंसता है लोगों का, तो ये वाला कर लेना। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो और अगले लेक्चर का वेट करो जो कि कल आ जाएगा। चलिए।